हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग पे और एक स्प्रिंग एमवीसी पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो कि एक बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं और वो CRUD ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इससे पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन हम CRUD पे लें तो CRUD बेसिकली होता है हमारा क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो इसका एग्जांपल को समझते हुए देखते हैं कि फेसबुक के पोस्ट पे, तो जैसे ही हम एक कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, तो उस पोस्ट को जो हम जैसे ही उसको पोस्ट करेंगे वो डेटाबेस में रजिस्टर हुआ और उसको हम कहेंगे क्रिएट। कुछ भी न्यू एंट्री, कुछ भी न्यू डिटेल्स को ऐड करना, उसको हम कहते हैं क्रिएट। देन हमारे पास आता है रीड। तो रीड एक्चुअल में अगर आप कोई भी पोस्ट पढ़ें या फिर आप कोई भी पोस्ट को आप देख रहे हैं जिसमें आप डेटा फैच कर रहे हैं डेटाबेस से, उसको कहते हैं हम रीड। और देन हमारे पास आता है यू, दैट इज अपडेट। कुछ भी आप मॉडिफाई कर रहे हैं उस डेटाबेस में, एडिट कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे, तो उसको हम कहेंगे अपडेट। एंड द फाइनल वन इज द डिलीट। कुछ भी आप रिमूव कर रहे हैं डेटाबेस से, उसको हम कहेंगे डिलीट। तो यही बेसिक CRUD ऑपरेशंस हम हर वेबसाइट में यूज करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए और जरूरी नहीं है कि चारों CRUD ऑपरेशन यूज हों। इसमें से सिर्फ रीड भी, कोई कोई वेबसाइट सिर्फ रीड परफॉर्म करेंगी, कोई चारों परफॉर्म करेंगी। तो जैसे फेसबुक चारों ही ऑप्शंस को यूज करता है। सिमिलरली हम हमारे गूगल्स पे चले, गूगल अगर आप सर्च करेंगे कुछ भी उसमें, तो वो रीड होगा, वो एक डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहां से वैल्यू फैच करके आपको दिखा देगा। ना तो आप गूगल में क्रिएट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, और ना ही आप उसमें कोई एक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। वो सिर्फ रीड फंक्शनैलिटी यूज करता है इस CRUD की। तो हम एक स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट्स क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस स्टूडेंट्स पे हम एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हुए हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही क्यों? तो ये क्वेश्चन जनरली आस्क होता है कि क्यों हम ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही यूज करेंगे, क्यों हम कुछ और यूज नहीं कर सकते, क्यों हम एग्जिस्टिंग वन वाला ही क्यों ना यूज कर लें। सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस जो हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। सो उसका बेसिक अगर आप देखें तो वो इजी हाई परफॉर्मिंग है, इजी टेस्टेबल है, और उसके कोड जो है उसको रीयूज कर सकते हैं मैनी टाइम। और उसके अनदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि वो आपको पोजो बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। देन आप उसमें वेब एमवीसी, वो इजी टू टेस्टेबल होता है, मतलब आप उसको इजी टेस्ट, अपने यूनिट टेस्ट लिख के उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके मॉड्यूलर, उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप उसको एक कॉमन एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आप सारे एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, जो भी आपके डेटाबेस का ट्रांजेक्शन होता है और आप जो उसको ट्रांजेक्ट कराएंगे अपने वैल्यूज को इन द डेटाबेस, आप वो सब इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। और अगर आप रियल वर्ल्ड में जाके इसका इम्प्लीमेंट करेंगे और आप उसका खुद यूजेस देखेंगे, तो इसका अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, तो वो वन टाइम एक्टिविटी है। वंस उसका कॉन्फ़िगरेशन सारा सेटअप हो जाए, देन आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस ना करते हुए बेसिकली आप बिजनेस लॉजिक या बिजनेस रिक्वायरमेंट पे आपका फोकस ज्यादा होगा। तो अगर हम J2E की बात करें, तो J2E जो अपडेट्स करना चाहते हैं, जैसे आप SQL, आपके करंट आप SQL पे यूज कर रहे हैं, उसको आप नॉन नो SQL पे जाना चाहते हैं, देन आपको लॉट्स ऑफ कोड चेंजेस करने पड़ेंगे। बस वही अनदर हैंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको इतना बेनिफिट देता है कि आपको उस कोड पे आपको फोकस ना करके लॉजिक पे करना है कि आप कैसे उसको मूव करेंगे, दैट्स इट। आपका वो ऑलरेडी बॉयलर प्लेट जो आपको लिखने पड़ते हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स और अदर फ्रेमवर्क में, स्प्रिंग आपको वो फैसिलिटी देता है कि वो खुद उसको यूज करते हुए बैक पे आपको सिर्फ कोडिंग लिखनी है आपके रिक्वायरमेंट की। तो ये सारे बेसिकली मोर फ्रेमवर्क का यूज है। जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि कितना इजी है और कितना हमें बेनिफिट देता है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो अगर इसके हम और मूव होते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम एक स्प्रिंग एमवीसी का यूज करते हुए, बेस्ड ऑन दी दैट इज कॉल्ड मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसका एमवीसी का यूज करते हुए हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्प्रिंग एमवीसी एक्चुअल में उसका आर्किटेक्ट का वे कैसा होता है कि वो इंटरेक्ट कैसे करता है,
तो उसका थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जैसे कस्टमर है, कस्टमर आया, उसने इंटरेक्ट किया वेब पेज पे, और उसको वेब पेज पे जो हमारा फर्स्ट दिखेगा, जो भी उसको इंटरेक्शन करेगा कस्टमर, वो हमारा मोस्टली JSP पेजेस होते हैं, जो कि आपके कहाँ लिंक पोजीशन क्या होगी, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स होगा, और कहाँ हेडर, फुटर और नॉर्मल बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर वेब पेज का होगा। सो वो सारा इंटरेक्शन जो वेब का फर्स्ट कस्टमर करता है, वो मोस्टली फ्रंट एंड हम उसको कहते हैं, और उस फ्रंट एंड पे ये वेब इंटरेक्शन करते हुए हम उसमें JSP पेज का यूज करेंगे। सो वेब देन इंटरेक्ट करेगा हमारे बैकएंड के साथ, जो कि बैकएंड में हमारा काफी कुछ आएगा कि उसमें कंट्रोलर्स होंगे, उसमें हमारे पास सर्विस, रेपोजिटरीज, और जब वो कस्टमर ने मान लीजिए लिंक को क्लिक किया है, तो वो लिंक क्लिक होने के बाद कहाँ उसका नेविगेशन होगा, वो सब बैकएंड पे परफॉर्म होता है। और बैकएंड से अगर कुछ डेटा हमें फैच करना है, तो बैकएंड इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर जो हमारा ये है स्ट्रक्चर, वो बेसिकली हम फॉलो करेंगे हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। और जो कि फर्स्ट हमारा होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में कस्टमर से वेब का इंटरेक्शन जो होता है, वेब पेज जो आपका ब्राउजर है, उसको हम कहते हैं व्यू। देन हमारा वेब से जो बैकएंड पे इंटरेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर। एंड जो हमारा बैकएंड से डेटाबेस पे इंटरेक्शन होता है, उसको आप कहते हैं मॉडल। सो बेसिकली दिस वे द नेम कम्स आउट एज अ MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो हम इसको ही यूज करते हुए हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और और थोड़ा सा जानते हैं कि बैकएंड में एक्चुअल में होता क्या, बैकएंड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, और हम क्या उसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारा व्यू से वेब पेज से इंटरेक्शन हुआ है हमारे कंट्रोलर के ऊपर। सो फर्स्ट हम बनाएंगे हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर और वेब में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इसके सिवा वेब पेज पहले कहीं और इंटरेक्शन नहीं करेगा। आपका वेब पेज में JSP आपने कुछ भी उसमें लिंक क्लिक किया, देन वो डायरेक्टली जाएगा कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा। कंट्रोलर उसको देखेगा कि आपने कौन सा स्पेसिफिक लिंक को क्लिक किया है, देन वो सर्विस में जाके उस सर्विस को हैंडओवर कर देगा कि इस पर्टिकुलर लिंक का मुझे प्रोसेस बताओ। देन सर्विस जो होगा वो उसके आगे रेपोजिटरी होगा जो डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा। तो इस डेटाबेस में, इस रेपोजिटरी में हम अपना सारा क्वेरीज जो SQL के लिए यूज होती हैं, हम उसमें मेंशन करेंगे, एंड देन वो डेटाबेस को फेच करते हुए वापस से व्यू पे दिखा देगा। इस सभी बीच में एक एंटिटी आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा डेटाबेस का, जो कि डेटाबेस में टेबल होगी, उसका ये रेप्लिका एंटिटी हम बनाएंगे, और इसी को हम हर जगह पास करवा देंगे। इस एंटिटी को हम कंट्रोलर को, सर्विस को, रेपोजिटरी को, और इस एंटिटी का जैसा हमने क्लास एक क्रिएट करेंगे, उस क्लास में जो भी हमने वेरिएबल्स प्रोवाइड किया होगा, सेम वेरिएबल्स डेटाबेस में भी हमारा रेप्लिकेट होगा। सो बेसिकली जितने भी आपके डेटाबेस इंटरेक्शन के साथ हम वैल्यूज या फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हमें एंटिटी चाहिए होता है। सो अब इस नॉर्मल बैकएंड आर्किटेक्चर जो हम देख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम बस ये आती है कि जब व्यू के साथ कंट्रोलर इंटरेक्ट करता है, और उसको एंटिटी मतलब आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली व्यू हो जाता है। करेक्ट। सो अब इसमें मेन प्रॉब्लम आएगी कि अगर कोई हैकर्स आते हैं या कोई हैकिंग के लिए ट्राई करता है, तो कंट्रोलर को हैक करते ही उसके पास आपकी एंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके डेटाबेस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको सर्विस और रेपोजिटरी जाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली आपके एंटिटी पे आके आपको डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। सो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। तो हम अगर इसको और इन डेप्थ में जाके हमें कुछ सीखना है, तो हमें इस लिंक को, कंट्रोलर से एंटिटी के लिंक को ब्रेक करना होगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हम एक यूज करेंगे हमारा DTO। सो DTO क्या करेगा, आपका कंट्रोलर से एंटिटी को ब्रेक कर देगा, और खुद एंटिटी के साथ मॉडल मैपर के थ्रू अपने आप अपना ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। सो इन दिस केस अगर कोई भी हैकिंग होती है कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर जो है वो DTO एक तरीके का डमी क्लास होगा, जिसका कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में आके, यहाँ आने के बाद ये एक फुल स्टॉप दे देगा किसी भी सर्विस को आगे जाने के लिए। बट हमारे बैकएंड, हमारे एक मॉडल मैपर की हेल्प की बदौलत
हम उसको एंटिटी में इसका यूज कर देंगे। तो ये इंटरेक्शन जब होगा, इसी को ही हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे ये इंटरेक्शन होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। मोस्टली जगह ये हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट हम इसको यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम इसको हमारे प्रोजेक्ट के साथ हमारे एक स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसको कंट्रोलर के हेल्प के थ्रू उसके सारा क्वेरीज लिखते हुए उसको व्यू करवाएंगे। ये सब हम इस पूरे सीरीज में सीखेंगे। सो इससे कनेक्ट होने के लिए आगे आने वाले सीरीज के लिए वेट करिएगा, आने वाले एपिसोड्स के लिए। सो टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ।